रेडी, आगे बढ़े। निबंध की चर्चा चल रही है और अभी हम लोग मध्य भाग में हैं। मतलब निबंध को हम तीन भागों में बांटकर देखते हैं। एक तो आरंभ, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं, और फिर बीच में व्यापक स्तर पे विस्तार देना होता है, और अंत में हम एक निष्कर्ष देते हैं जिसे उपसंहार कहा जाता है। तो अभी मध्य भाग को कैसे विस्तार दे, इसकी विवेचना चल रही है। कल भी मैंने विवेचना इससे संबंधित की थी, परसों भी थोड़े समय के लिए किया था। आगे बोलते हैं। कल हम लोगों ने जब तक और तब तक पे कई लाइन बनाकर देखने का प्रयास किया था, केवल और बल्कि पर बनाया था। इज इट क्लियर? एक बार लिखकर बता दें सारे लोग। ओके है सारी चीजें? ओके, मतलब स्टेटमेंट भी आ जाए बच्चों का, दिखने लगे। रेडी हो? और आगे बढ़ाते हैं हम लोग चीजों को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने कुछ लाइन बनाने का प्रयास किया होगा। जय हिंद, गुड इवनिंग, वेरी गुड। एकदम ओके है, वेरी गुड। ओके है, एकदम ओके भी है, एकदम ओके, ऑल क्लियर है, वेरी गुड, गुड इवनिंग। और कुछ चीजों को देखते हैं। लिखते वक्त ना कई बार हम लोग इस तरीके से भी एक पैराग्राफ निकाल सकते, एक तरफ डॉट 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 तो दूसरी तरफ भरना है, फिल अप द ब्लैंक्स। दूसरी तरफ 4-5 लाइन लिख सकते हो एक तरफ तो और बीच में क्या जोड़ना है आपके ऊपर निर्भर करता है। क्लियर? इज इट क्लियर? आज मेरी पहली क्लास है, अच्छी बात है। पहली क्लास है तो पहले वाली क्लास को भी पढ़ लेना, नहीं तो आज पहली क्लास में कठिनाई पैदा कर सकते हो। ये कौन है ये? चलो पढ़ के बताओ अब नाम इनका। आज मेरी पहली क्लास है, क्या नाम है इनका? ओम प्रकाश है। तो ध्यान रखना, छत पे चढ़ना हो ना, तो छत पे चढ़ना हो तो पहली सीढ़ी पे पहला पांव रखोगे, दूसरे पे, तीसरे पे, तो छत पे चढ़ जाओगे आराम से। और एक ही बात सोचोगे, छठवीं सीढ़ी पे पांव रखें तो कठिनाई भी हो सकती है। तो जो पहले की क्लासेज हैं उनको जल्दी देख लो, तो फिर ये समझ में आएगा। अचानक मध्य भाग में कूद जाओगे तो थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो जो रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, जो अभी 2-3 दिन की क्लास है, उसको आप गो थ्रू कर लेना, बेहतर होगा। ओम प्रकाश, तो पहली क्लास मत बोलो, ये चौथी क्लास है, आप उसको जल्दी से कंप्लीट कर लो। तो जो चल रही है क्लास उसमें आप सेट कर जाओगे, एडजस्ट कर जाओगे, सामंजस्य बैठा लोगे, तालमेल बैठा लोगे, व्यवस्था बन जाएगी। नहीं तो संभव है तनाव की भी शुरुआत हो जाए। इस सबको समझ में आ रहा है, मुझे ही क्यों दिक्कत हो रही है, तो बीच में एंट्री की हो ध्यान देना। एक तरफ दूसरी तरफ हम ऐसे जोड़ सकते हैं निबंध में, जैसे एक तरफ और दूसरी तरफ में हम एक तरफ बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, हम चंद्रयान पर चंद्रयान चंद्रमा पे भेज रहे हैं, हम गगनयान की तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ समाज में अब भी कई जगहों पे कुपोषण की स्थिति है, कई जगहों से खबरें आती हैं, अकाल का सामना कई बार करना पड़ता है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ हम विकास के रास्ते पे बढ़ रहे हैं, एक तरफ हम आगे कुछ वर्षों में वर्ल्ड की तृतीय बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं वैश्विक स्तर पे। तो हम विकास के नए नए आयाम पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ समाज में कुछ कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो हमें सोच में डाल देती हैं कि क्या विकास की दशा ठीक है, क्या विकास की दिशा ठीक है। तो एक तरफ और दूसरी तरफ जोड़ के कई जगहों पे काम कर सकते हो। हमेशा ऐसे समाज में ऐसे अपराध, ऐसी चीजें हो रही हैं जो पूरे पूरे मानवता को शर्मिंदा कर देती हैं। तो लगता है कि क्या हम सही दिशा में विकास कर रहे हैं या अपने लिए विकास क्रम में कठिनाई पैदा कर रहे हैं।
तो एक तरफ डॉट डॉट डॉट, दूसरी तरफ से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। ध्यान रखना आप। क्लियर? तो जब विरोधाभास में लिखना हो हम ये स्थिति कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। पहले पिछली क्लास देख ली है तो अच्छी बात है। पिछली क्लास को केवल देखो ही मत। ओम प्रकाश बोल रहे हैं मैंने पिछली क्लास देख ली है, तो देखने से नहीं होगा, उसको हृदयंगम कर लो। हृदयंगम कर लो, उसे आत्मसात कर लो, देख के उसे समझ लो। समझोगे ना तो फिर आत्मविश्वास बढ़ेगा, लगेगा कि लिख सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। तो देख के समझ लो। कई बार हम कई चीजों को देख लेते हैं, समझते नहीं है। तो देखकर आत्मसात करने की प्रवृत्ति भी प्रबल होनी चाहिए। तो हम एक तरफ दूसरी तरफ इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक शब्द नोट करो, चेतना। लगभग प्रत्येक वर्ष इस शब्द को लिखते हैं, जीएस में भी लिख सकते हो। लगभग प्रत्येक वर्ष लिख रहे हो, यूज कर रहे हो, इस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हो। चेतना जागृत। जितनी आप हमारे सिलेबस में सोशल इश्यूज पढ़ने हैं, जीएस में सामाजिक समस्या, कोई सामाजिक समस्या आ गई हो, वट एवर द प्रॉब्लम, डजंट मैटर, उसमें उसके निदान के क्रम में ये शब्द का प्रयोग करो, चेतना जागृत। जानदार शब्द है, बढ़िया शब्द है, प्रभावपूर्ण शब्द है, चेतना जागृत। और चेतना जागृत करने के लिए जन जागरूकता अभियान। जन जागरूकता बढ़ेगी तो जन सहभागिता बढ़ेगी। जन सहभागिता बढ़ेगी तो फिर सामाजिक समस्या का समाधान भी हो सकता है। शब्द की बारीकियों को देखना। जन जागरूकता, जन सहभागिता, समस्या का समाधान। देखो, पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम, सबसे सफल कार्यक्रम रहा पोलियो उन्मूलन। क्यों वो सफल रहा? क्योंकि उसमें जन सहभागिता हुई, सब लोगों ने उसमें भाग लिया। क्यों भाग लिया? पूरे विश्व का सब एक ऐसा कार्यक्रम, विश्व के स्तर पर मैं बता रहा हूं, जो सफल रहा वह है पोलियो, भारत का पोलियो उन्मूलन अभियान। 2 बूंद जिंदगी के, वो उसमें क्यों सफल रहा? क्योंकि जन सहभागिता हुई, सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्यों जन सहभागिता हुई? क्योंकि जागरूकता फैलाई गई, जन जागरूकता, सबको जागरूक किया गया कि आपका बच्चा, आपके बच्चों के अंग टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। दिखाकर, बताकर उनको बताया गया, पब्लिक को, आम जनता को जागरूक किया गया। जागरूकता बढ़ी, जन सहभागिता बढ़ी, समस्या का समाधान हुआ। आज लगभग हम लोगों ने पोलियो को समाप्त कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी स्वास्थ्य संबंधी, जो दीर्घ लंबे समय तक किसी को पीड़ित करती है, और हमने उसको कंट्रोल किया। नहीं तो भारत जैसे देश में एक दिन में लाखों करोड़ों बच्चों को 2 बूंद पोलियो का ड्रॉप पिला देना आसान काम थोड़ी है। जहां पब्लिक किसी भी मुद्दे पे मतभिन्नता रखती है, अच्छी बात भी हो, वहां पे विचार ग्रुप बन जाता है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, फलाने जी ये करेंगे। इसमें तो सब लोगों ने भागीदारी दिखाई, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो गांव के छोटे से गरीब घर से हो। गली गली तक पहुंच गए हम लोग, हर एक गली कस्बे में, हर एक जगहों पे, गांव गांव तक में पोलियो का ड्रॉप पिलाया गया। विश्व का सफल कार्यक्रम, एग्जाम्पल के रूप में देना चाहिए कभी कभी, कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हम लोग किसके माध्यम से कर सकते हैं? जन सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन। और ये कब होगा? जब जागरूकता हो। जैसे इंदौर शहर को आज पूरे विश्व का, पूरे भारतवर्ष का सबसे स्वच्छ शहर गिना जा रहा है। क्यों? पब्लिक पार्टिसिपेशन है। अगर जनता उसमें सहभागी नहीं बने तो सफल तो नहीं हो सकता है।
कानून तो मिलता जुलता जैसे इंदौर का है, कई जगहों पर है, नियम कई जगहों पे है, पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है। वहां की जनता ज्यादा जागरूक है। हर एक साल नंबर 1 अवार्ड मिल रहा है इंदौर को। अच्छा ठीक है, पीछे लिख रहे हैं कि हमारे यहां से 2 लोग 2,80,000 वाली कोचिंग में पढ़ने गए हैं। वेरी गुड, उनका भी आनंद लेना। जो 2,80,000 में गए हैं ना, तो बात करना। बोला कि किसी निबंध पे 10 लाइन लिख के दिखाओ, आप भूमिका कैसे लिखते हैं बताओ आप। तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में आजमा लेना। आप दर्द में मत रहना कि 2,80,000 वाले में गए हैं। तो समय का कुछ इंतजार करो, फिर कभी मिलेंगे तो आपस में टकराना, बातचीत करना, संवाद करना, तो समझ में आएगा। इन्होंने पैसा जरूर ज्यादा दिया है, और जिसको देखकर पैसा दिया है यूट्यूब पे रील देख देख कर, उसकी क्लासेस नहीं होती है। क्लासेस तो उनकी होती है जिसका रील भी नहीं देखा हो, जिसका नाम तक नहीं जानता हो, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पता नहीं है। उसी से पढ़ेगा, वो पढ़ेगा किसी और से, यूट्यूब पे रील देखेगा किसी और का। जो मैंने बता दिया सत्यापित करना। तो दिल पे दर्द मत लेना कि आपके पास से 2 लोग गए हैं 2,80,000 देकर। ये तो केजीएस ने बड़े आराम से आपको एक गुणात्मक तरीके से बेहतरीन व्यवस्था कर दी है पढ़ने की। जो साथ में जुड़े हुए लोग हैं सब पारंगत लोग हैं, अनुभव का लाभ लो। समझ में आया? उनको जाने दो, उनका भी कभी कभी उनसे जब मिले तो उनका आनंद लेना, आपको आनंद मिलेगा, अफसोस नहीं होगा। ध्यान देना, बारीकियों को समझो। यहां पर मान लो कभी भी कोई समस्या हो, तो समस्या का समाधान कैसे करोगे? जन सहभागिता से। जन सहभागिता कैसे बढ़ेगी? जन जागरूकता से। जन जागरूकता बढ़ाने के लिए चेतना जागृत करनी पड़ेगी। जैसे मान लो पर्यावरण प्रदूषण है, हम जनता में पर्यावरणीय चेतना जागृत करेंगे। कौन सी चेतना जागृत करोगे? इस चेतना को जागृत करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, तो लोगों में पर्यावरणीय चेतना जागृत होगी। जब ये पर्यावरणीय चेतना जागृत होगी तो जन सहभागिता होगी, फिर तो स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। पर्यावरण में लिखोगे तो पर्यावरणीय चेतना। अगर सामाजिक समस्या है तो सामाजिक चेतना। ध्यान देना, राजनीतिक क्षेत्र में हो तो राजनीतिक चेतना। जितने अपने समाज सुधारक हैं, किसी भी समाज सुधारक पे आ जाए, राजा राम मोहन राय आ जाए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आ जाए, दयानंद सरस्वती आ जाए, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, कोई भी समाज सुधारक, गांधी आ जाए, जब भी लिखो इनके बारे में तो लिखो कि इन्होंने अपने कार्यों से, प्रयासों से सामाजिक चेतना को जागृत किया। सामाजिक चेतना, सोशल कॉन्शियसनेस, लोगों को जागरूक किया। महात्मा गांधी ने अपने विचारों से राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। गांधी ने अपने विचारों और कार्यों से राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। शब्द को देखो, चेतना को जागृत किया, बेहतरीन शब्द है चेतना जागृत। कई लोगों को बोलो 1,000 लाइन लिख दो, चेतना जागृत शब्द नहीं लिख पाएंगे। पता नहीं है चेतना जागृत बेहतरीन शब्द है। अच्छे राइटर्स को पढ़ोगे ना, मिलेगा शब्द। ठीक है, अब तुम चेतना का अर्थ क्या होता है अभी बता देते हैं। चेतना का अर्थ क्या होता है? नहीं देखो, क्लास की बफरिंग नहीं हो रही, बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। पीछे 1-2 लोग बफरिंग कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कोई 2,80,000 देकर गया था, 2 साल से अभी दिल्ली में है, 2 साल में अभी तक पीटी नहीं दिया है, तीसरा साल वो ड्रॉप करने की तैयारी कर रहा है।
चौथे साल में पीटी का एग्जाम देने का साहस जुटाएगा। उसके बारे में कुछ लोगों ने, ये भी बफरिंग ही है, विषय से थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं। यहां पे फोकस कर लो, दूसरों की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। जब लिखते हो तो मैं भी थोड़ा बहुत इधर उधर बता देता हूं कि समझो, ये शब्द का प्रयोग करना सीख जाओ। जब भी कोई सोशल इश्यूज का आप लिख रहे हो, उसका समाधान लिखते वक्त बोलो कि हमें इसके लिए, क्योंकि सामाजिक समस्या है, सामाजिक चेतना जागृत करनी पड़ेगी। सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए हम जागरूकता अभियान शुरू करते हैं। जैसे मान लो स्वच्छता है, गंदगी बहुत बड़ी है, स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान। ये अभियान कब सफल होगा? जब आम जनता इसमें सहभागी बने, तब ना। तो हम लोगों में पर्यावरणीय चेतना जागृत करने का प्रयास किया। अब पर्यावरणीय चेतना या स्वच्छता के बारे में चेतना जागृत करने का प्रयास किया। हम लोगों ने जागरूक बनाना शुरू किया। जागरूकता फैलाने के लिए उनकी मानसिक मनोवृत्ति को परिवर्तित करने के लिए हम लोगों ने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर लेते आए। आप देखोगे प्रियंका चोपड़ा भी झाड़ू लगाते हुए नजर आती है। अक्षय कुमार, कुछ लोगों से पूछोगे आपके हीरो कौन है, किसको ज्यादा मानते हो, अक्षय कुमार को, पता चला झाड़ू लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद ही कई बार झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं। तो जो उनको मानता है फिर फॉलो करेगा। भाई जिनको हम आदर्श मानते हैं वो लोग कर रहे हैं, तो आपके भीतर भाव प्रबल हो गया कि मुझे भी झाड़ू लगाना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, स्वच्छता के प्रति आपकी चेतना जागृत हो गई। कई बार आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में हम सोचते तक नहीं है, चिंतन नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं। ध्यान देना, आर्थिक चेतना जागृत होगी ना तो धन कमाना शुरू कर दोगे, धन बचाना शुरू कर दोगे। अपने को आर्थिक चेतना से ज्यादा सामाजिक चेतना जागृत करनी है। हम लोगों को पर्यावरणीय चेतना जागृत करनी है। आज राष्ट्रीय चेतना की कमी हो रही है, ध्यान देना। राष्ट्रीय चेतना देखो, कई जगहों पे भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इसको बढ़ावा मिल रहा है। कई जगहों पर कुछ ताकतें खड़ी हो रही हैं राष्ट्र को बाधित करने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता पर प्रहार करने के लिए। ऐसे समय में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना आवश्यक है। गांधी ने यही तो किया जब उन्होंने अपने कार्यों से राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। उसके पहले हम लोग क्या थे? आप गांधी के आने से पहले 15 में आते हैं, 1915 में भारत आ गए, उसके बाद संलग्न हो गए, अफ्रीका से वापस आए, और उसके बाद यहीं पे अपनी गतिविधियों में चंपारण खेला, अहमदाबाद में सफलता पाई। उसके बाद धीरे धीरे वो उनकी अपनी स्थिति मजबूत होती गई। तो उसके ठीक पहले क्या था? समाज में ऊंच नीच का भेदभाव था, अस्पृश्यता था, छुआछूत था, महिलाओं के प्रति अलग स्थिति थी। तो कई सारे समाज सुधारकों ने समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया, और ऐसा करने से राष्ट्रीय आंदोलन, व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कोई भी यदि समाज सुधारक अगर लिखना हो, जो कि अपने सिलेबस में भी है, लिखने का अवसर मिलता है, हमेशा लिखोगे उन्होंने सामाजिक चेतना जागृत की, लोगों की मनोवृत्ति को परिवर्तित किया। राजा राम मोहन राय लिख रहे हो, लिखो ये बातें, सामाजिक चेतना जागृत की। गांधी राष्ट्रीय चेतना जागृत की। ध्यान रहे, सुनीता नारायणन इन्होंने पर्यावरणीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसी बातें लिख सकते हो। गांधी ने सामाजिक राष्ट्रीय चेतना, दोनों चीजें
वो छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव के प्रबल विरोधी थे। कौन? गांधी। सामाजिक चेतना जागृत की। देखो, चेतना का मतलब एक संदर्भ है, ज्ञान से भी है। कई बार हमारे आसपास गंदगी पड़ी रहती है, बाहर निकलते हैं लगता है बदबू बदबू चीजें, बच के निकल जाते हैं। मतलब चेतना जागृत नहीं हो रही कि हम सब लोग मिलकर इसको सफाई कर दें, यहां पे कुछ और कर दें। मतलब पर्यावरणीय चेतना जागृत ही नहीं हो रही है। बाहर निकले, पॉलिथीन लिए हुए बाहर फेंक दिए सड़क पे, इसका मतलब पर्यावरणीय चेतना जागृत नहीं हुई है, ज्ञान ही नहीं है। चेतना का संदर्भ ज्ञान से भी है, ध्यान रखना। तो अगर पर्यावरणीय चेतना जागृत हो गई तो आप कहीं गंदगी फेंकोगे नहीं, पास जागृत हो गई तो आप राष्ट्र की एंटी में कोई गतिविधि नहीं करोगे। सामाजिक चेतना अगर आपकी जागृत है तो समाज में ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव को बढ़ावा नहीं दोगे। मैंने कहा बेहतरीन शब्द है चेतना जागृत, शब्द का प्रयोग करो मुख्य भाग में। अब देखो, अभी एक आ रहा है, कौन है लिख रहे हैं नीचे में, क्या नाम है, केजीएस यूजर। तो आप सीआरपीएफ में हो, कोई बात नहीं, ये क्लास सबके लिए फायदेमंद है। आप पढ़ोगे तो कुछ नई चीजें सीखोगे, लिखने का ढंग सीखोगे। क्लास में लिखना केवल नहीं सीख रहे हो तो फिर तो आप किसी का सुनो और लिख लो। किसी कोचिंग में 2,80,000 वाले में चले जाओ और डेली आप 20 पेज भरोगे, कभी कभी 24 पेज भरोगे 2 घंटे 2.5 घंटे में। खूब राइटिंग 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 होती जाएगी। मैं लिखने का ढंग बता रहा हूं, पेज भरने का ढंग नहीं कि केवल कोई बोल रहा हो और चुपचाप आप पेज भर रहे हो, फिर 1% सुधार नहीं होगा। जो लोग 2,80,000 में गए हैं, 2 साल पढ़ने के बाद उनके पास 30-40 कॉपी हो जाएगी, 40-50 बुक हो जाएगा, 3-4 रैक कमरे में बना लेंगे, 4 रैक बना लेंगे किताबों का, नोट्स का, हो गया काम। उनके लिखने के ढंग में परिवर्धन, परिष्करण, परिमार्जन नहीं हुआ। सोचने का ढंग जैसा था 2 साल पहले आज भी वही है। और कॉन्फिडेंस 2 साल पढ़ने के बाद और चला गया नीचे। हिम्मत नहीं होती कि पीटी दे लें, उपाय लगाते हैं कि इस साल न अगले बार देंगे, क्योंकि लोग पूछना शुरू कर देंगे ना, पीटी दियो, क्या हाल है तुम्हारा। अभी तैयारी कर रहे हैं, बात करके देखना। ये 2,80,000 वालों के बारे में बता रहा हूं मैं जो बात बोलूं सत्यापित करना। अब पीटी दे ले तो बताने से भी कतराएगा कि मैंने पीटी दिया है, और दे लेगा तो फिर कहेगा गलती हो गई है, थोड़ा गलत भर दिया है मैंने, ए की जगह पे बी भर दिया है, टेक्निकल मिस्टेक हो गया है। पहले से ही अपना माहौल तैयार करता है कि अगर हम फेल होते हैं तो ज्यादा कहीं से अटैक ना हो। एक ऊपर उठ जाओ इन चीजों से। बहुतों को मैंने देखा है, थोड़ा सतर्क रहो, तो सबके लिए फायदेमंद है। आप ठीक से पढ़ो। एक शब्द को मैं बता रहा हूं, चेतना जागृत। एक पैराग्राफ आपका फिक्स करा रहा हूं, 4 से 5 लाइन। क्लियर? आज समाज में नैतिक चेतना जागृत नहीं है। कथनी और करनी में अंतर दिखाई दे रहा है। समाज में दया, करुणा, प्रेम, त्याग, सहयोग कम होता जा रहा है। लोग मर रहे व्यक्ति का भी पैसा छीन लेते हैं। कोई गरीब है उसका भी शोषण कर लेते हैं। ऐसे नहीं कि इसकी दया करते हैं, इसको बचा लेते हैं, इसको उसकी भी अंगों को निकाल के बेच डालेंगे। गरीब है, निरीह है, असहाय है, उनका भी शोषण कर डालते हैं। यानी नैतिक चेतना का तो बिल्कुल विलीन हो रही है। आज फिर से बुद्ध और महावीर की प्रासंगिकता है नैतिक चेतना जागृत करने के लिए। उनकी प्रासंगिकता आज भी है। मूल्य संकट की स्थिति पैदा हो गई है, समाज में नैतिक चेतना नहीं है, ध्यान रखना।
घट गई है, घट रही है लगातार। मतलब नजदीकी संबंध भी ना, अब आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट संबंध भी अब लाभ और हानि पे चल रहे हैं। एकदम नजदीक से नजदीक संबंध भी लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये शिक्षा पद्धति हमारी यही रही है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है अभी तक की, जो शिक्षा, अब नई शिक्षा पद्धति आ गई है, हमारी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है जो अभी कुछ दिन पहले तक थी, ये शिक्षा पद्धति हमें भ्रष्ट बनाती है। कोई नैतिक चेतना, सामाजिक चेतना जागृत नहीं करती है। चौथे पांचवे के क्लास में लाभ एंड हानि पढ़ाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, कि 1 लीटर दूध में इतना पानी मिलाओगे तो इतना फायदा होता है, इतना पानी मिलाओगे तो कितना फायदा होगा। बच्चे का दिमाग काम करने लगता है, क्या प्रॉफिट होगा, ज्यादा पानी मिलाएंगे ज्यादा लाभ लेगा, और फिर वही जीवन में आजमाता है। चौथे पांचवे छठे क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने का क्या मतलब है? क्या कर रहे हो बच्चे के साथ? उसको क्लर्क बनाना है? अंग्रेजों ने पढ़ाया था, उनको क्लर्क चाहिए थे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना जरूरी था। बाद में पढ़ाओ, शुरुआत में चौथे पांचवे में पढ़ाने का क्या मतलब है? कई देशों की शिक्षा पद्धति में बाद में ये सब चीजें आती हैं। पहले तो केवल अच्छी अच्छी चीजें रोपी जाती हैं, देशभक्ति, मूल्य, नैतिकता, सामाजिक चेतना जागृत की जाती है। भारत में बचपन में ही लाभ और हानि पढ़ लेता है, फिर उसके सारे संबंध लाभ और हानि से डिसाइड होते हैं। पिताजी से भी संबंध इसी पे निर्भर करने लगता है। कई बार भाई का संबंध, बहन का संबंध, चाचा से संबंध, नजदीकी से नजदीकी संबंध भी लाभ और हानि। लाभ है तो ठीक है, और हानि है तो आदमी खराब है, उसकी आलोचना शुरू। पिताजी से फायदा हो रहा है, पिताजी बड़े अच्छे हैं। अब पिताजी ने जहां पलट के कहा कि बेटा 2,80,000 दिए थे, 4 साल से दिल्ली में हो, कर क्या रहे हो? घर में विद्रोह, बंटवारा कर दो, मेरी तैयारी इसी टाइप से चलेगी। कठिनाई है, क्योंकि अब पिताजी से लाभ नहीं, लगता कि हानि हो जाएगी। भाई भाई में यही संबंध है। इसलिए भारत जैसे देश में करप्ट, भ्रष्ट लोगों के भी अनुयायी बन जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उस भ्रष्ट व्यक्ति से क्या हो रहा है? लाभ। और अच्छा काम करने वाले चरित्रवान व्यक्ति के भी लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उसके अच्छे काम से स्वयं को क्या हो रही है? हानि। क्लियर? तो आप इस पे कभी कभी एक पैराग्राफ निकाल दोगे, लाभ और हानि पे। यह भी भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा देने में सहायक है। जिससे लाभ, भले वो आदमी कितना भी करप्ट हो, भ्रष्ट हो, घूसखोर हो, उसे अपने को लाभ हो रहा है, आदमी अच्छा है, वो पार्टी देगा खूब, उसमें एंजॉय करेंगे। और अच्छा आदमी है, अगर कठिनाई पैदा कर रहा है, वो आदमी ठीक आदमी नहीं है, विरोध। तो ये स्थिति हो गई है लाभ और हानि की, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल समाचार पत्रों के माध्यम से जन चेतना और जागृति का निर्माण करने में मदद की। बिल्कुल राजा राम मोहन राय के बारे में लिख सकते हो, तो लाभ और हानि पे जा सकते हो। नई शिक्षा पद्धति जो है वो हमारे भीतर पर्यावरणीय चेतना को जागृत करेगी, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करेगी, नैतिक चेतना को जागृत करेगी, सामाजिक चेतना को जागृत करेगी। कौन? नई शिक्षा नीति। ध्यान रखना, बेहतरीन शब्द है चेतना जागृत। यूज करो हर एक साल। नोट करोगे, एक सुखी, समृद्ध, सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण तभी हो सकता है, तभी हो सकता है डॉट डॉट डॉट। आप यहां पे 4 लाइन खींच सकते हो, मतलब एक लाइन याद आया उस पर 5 लाइन आप बना दोगे। एक सुखी, समृद्ध एवं सामंजस्यपूर्ण समाज की स्थापना तभी हो सकती है
तभी हो सकती के बाद डॉट 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 हमने लगा दिया। कैसे लंबा खींच दोगे? देखो, जैसे मान लो देश के विकास पे बात हो, शांति और व्यवस्था पे बात हो, समाज में अनुशासन की बात हो, भ्रष्टाचार को रोकने, भ्रष्टाचार पे कोई निबंध हो, सांप्रदायिकता पे हो, आतंकवाद पे हो, पर्यावरण की रक्षा पे हो, हम वहां पे 3-4 लाइन का ब्लॉक इससे निकाल सकते हैं। एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर, जैसे मान लो पर्यावरण के बारे में बात हो, जब हम सब मिलकर गंदगी 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 फैलाने वाली गतिविधियों से अपने को दूर करें और कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो। हम बदल के फिर से ऐसा भी लिख सकते हैं, एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर समाज में सबको जागरूक करते हुए इस पवित्र अभियान में, मतलब पर्यावरण संरक्षण के अभियान में सब लोग भागीदार हों, तो फिर इस संदर्भ में नए आयाम खुल सकते हैं। तो फिर हम पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा दे सकते हैं। एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब मान लो महिला सशक्तिकरण हो। एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न और भेदभाव को रोका जाए। जब तक उनके प्रति भेदभाव को रोका नहीं जाएगा तब तक एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। बढ़िया शब्द है, एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण। आप लोक सेवक बनने जा रहे हो। लोक सेवक का मतलब है कि आप लोक कल्याण का काम करोगे। लोक कल्याण का काम कर रहे हो, जन कल्याण का काम करोगे, तो एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण होगा। तो ये कब होगा? एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब नागरिक अपने अधिकारों का सदुपयोग करें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। लाइन बदल बदल के कर सकते हो। हम 20 टाइप से इसमें जोड़ सकते हैं, कई टाइप का जोड़ सकते हैं, बट ये एक ऊपर वाला पार्ट आ रहा है। हम इसको कभी इससे शुरुआत कर सकते हैं, कभी पीछे में सपोर्ट में ला सकते हैं। क्लियर? एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब हम परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से और शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से बच्चों के मन मस्तिष्क में मूल्यों को बचपन में ही रोपित कर दें, विकसित कर दें। अच्छा लाइन निकल गया, बढ़िया लाइन निकल गया। एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब समाज में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को सख्ती से रोका जाए। केवल कानून बनाने से भ्रष्टाचार में कमी नहीं आ सकती, बल्कि केवल और बल्कि के साथ हमने पीछे बोल रखा है, बल्कि उन कानूनों का त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन भी आवश्यक है। और ऐसा करेंगे तो एक ऐसे समाज की स्थापना हो सकती है। ध्यान देना, तो कैसा निबंध है हम उसमें इसको जोड़ के कर सकते हैं। एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है कि हम समय के महत्व को समझते हुए अनुकूल कदम उठाएं, समय का दुरुपयोग न करें, समय को बर्बाद न करें। समय कीमती है। अगर समय का सदुपयोग किया जाए तो फिर एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण संभव है। कितना अच्छा शब्द लिख रहे हो, एक टीचर की नजर पड़ेगी एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज, इसका मतलब आप चाहते हो, लोक सेवक बना देगा तुरंत में। मतलब छोटी छोटी ये चीजें इंपैक्ट डालती हैं। आप जब आप लिखो
मान लो आप निबंध लिख रहे हो पेज में, तो उसको कहीं ये दिख रहा है एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण का समाज का निर्माण, कहीं पे उसे गुणात्मक मात्रात्मक दिख रहा है, कहीं पे उसे मूल्य दिख रहा है, कहीं पे चेतना जागृत की बात कर रहे हो, तो आपके पूरे पेज में एक नजर में सामने वाले को बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे। क्या विविधता से युक्त होकर लिख रहा है। गुणात्मक शब्द दिख रहा है, मात्रात्मक दिख रहा है, साधन दिख रहा है, साध्य दिख रहा है, नकारात्मक दिख रहा है, सकारात्मक दिख रहा है, केवल और बल की दिख रहा है, जब तक तब तक दिख रहा है। कुल मिलाकर आपने विविधता से युक्त कर दिया, इतना आपने डायमेंशन पैदा कर दिया, सामने वाला खुश हो जाएगा, फिर नंबर मिलेगा। और नहीं तो कई लोगों का निबंध पूरा पूरा पढ़ लोगे, कहीं पे नहीं लगता है आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा है। बड़ा सतही टाइप के शब्द लिखते जाते हैं, एक ही टाइप का शब्द एक पेज में 10 बार रिपीट होता है। बच्चों इससे एक ही शब्द बार बार एक पेज में, एक कोई शब्द है, पहले लाइन में भी वही आ गया, दूसरे में आ गया, 4 लाइन के बाद फिर आ रहा है, छठे लाइन में आ रहा है, लास्ट होते होते 7-8 बार वो शब्द आ गया। कोई टेक्निकल टर्म है, इसका मतलब भाषा शैली कमजोर है, भाषा पे सटीक पकड़ नहीं है। बारंबार एक शब्द को, मान लो एक जगह लिख रहे हो अर्थ है, तो अभिप्राय है, तो तात्पर्य है, तो आशय है, मतलब भी लिख सकते हो, अर्थ, आशय, अभिप्राय, तात्पर्य, हम शब्दों को बदल के लिख सकते हैं, बजाय कि इसका आशय है, आशय है, आशय है। कई लोग मतलब की 5-10 बार लिख देंगे, एक पेज में 5 बार मतलब की, और दूसरा शब्द है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। ये लोगों को पता लगा, एक पेज में 5 बार कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। कई लोग मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि इस शब्द को एक पेज में 4-4, 5-5 बार रिपीट करते हैं, आपका प्रभाव कम हो रहा है। मतलब कि इन शब्दों को साइडलाइन करो ना, क्यों ला रहे हो? एक पेज में 5 बार मतलब की लिख रहे हो, कहीं ना कहीं लिख रहे हो, मोटे तौर पे लिख रहे हो, ये बहुत प्रभावपूर्ण शब्द नहीं है। हटो इनसे, दूरी बनाओ। बहुत आपकी भाषा में प्रवाह और प्रभाव नहीं बढ़ा रहे हैं। इज इट क्लियर? सर ऐसे में आपकी जैसी लैंग्वेज कैसे आएगी? तो कई वर्षों का अनुभव है, समय लगेगा, असंभव नहीं है। आप फॉलो करो, मेहनत करो, अच्छी किताबें पढ़ोगे, आपका भी लैंग्वेज हो जाएगा। कभी कभी जितेंद्र कुमार सोनी को सुनो, नेट पे या फिर वो उनका फेसबुक पे जो वो लिखते हैं, पहले अटेम्प्ट में आईएएस बने थे, प्राइमरी स्कूल टीचर से सफर की शुरुआत की थी। जितेंद्र कुमार सोनी, भाषा पे पकड़ देखो कितना जबरदस्त पकड़ है। पीछे अलवर कलेक्टर थे वो। हमारे पास कई वर्ष पहले, हमको लगता है कौन सा बैच, 2010 बैच के आसपास, 2009-10 बैच रहा है। तो कभी उनको सुनो, देखो भाषा क्या पकड़ होती है। मतलब कोई साधारण भी बात को विशिष्ट शब्दों में कह देते हैं, मतलब बड़े ही प्रभावपूर्ण तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। वो दर्शाता है कि अभ्यास किया गया है। बिना प्रैक्टिस के, लगातार अभ्यास के आप अपनी भाषा को परिष्कृत नहीं कर सकते हो। करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे जो भाषण है उनको कभी कभी सुनो, आप उसमें से अच्छी अच्छी पंक्तियां खींच के निकालो, अच्छे अच्छे शब्द खींच के निकालो। थोड़ा थोड़ा करते करते आप खुद पाओगे आपके भीतर भी परिवर्तन हो गया है। कोई बाई बर्थ लेकर थोड़ा ही आता है। अनुभव से, स्वाध्याय से, चिंतन से, लगन से,
कई चीज़ों को सीख लेता है। तो आप भी कर सकते हो। जो मैंने बताया उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी ये जो क्लास चल रही है इसमें केवल न्यू कमर नहीं है जो एग्जाम देने का सोच रहे हैं। इसमें ऐसे कई लोग हैं जो 2,80,000 वाले में पढ़ चुके हैं, अभी उनके भीतर दर्द है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास ही नहीं है कि मैं निबंध लिख लूंगा, वो लोग भी हैं। और कई लोग ऐसे भी वरिष्ठ लोग हैं इसमें, मतलब बिल्कुल न्यू कमर भी हैं, 18-19 साल वाले भी हैं, और कुछ इसमें 30-35 साल वाले भी हैं जिनको लगता है कि भविष्य में मुझे भी निबंध पढ़ाना है। उन लोग का भी आ रहा है जानकारी, वो लोग भी हैं। आ जाओ, सबका स्वागत है। लाभ लो ना, लाभ लो, और बाद में पढ़ाओगे तो खुश, लड़कों को अच्छी चीजें मिलेंगी ही, क्या दिक्कत है। मतलब कहने का मतलब ऐसे शब्दों को बार बार रिपीट क्यों करोगे, कहीं ना कहीं मोटे तौर पे, मतलब कि ये कोई विशेष प्रभाव थोड़ी छोड़ते हैं। हमारा निबंध प्रभावपूर्ण होना चाहिए। मैं छोटे छोटे शब्दों को समझा दूं, इनकी पकड़ बनाओ। तो एक सुखी, समृद्ध, सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब हम सब लोग मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन करें, अधिकारों का सदुपयोग करें, तो फिर धरती को स्वर्ग बनाने की भी स्थिति पैदा हो सकती है, या फिर एक सुखी, समृद्ध, सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण हो सकता है। ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम देखो कई बार हम नेता से या प्रशासनिक अधिकारी से हम अपना दुखड़ा रोते हैं, बोलते ये काम नहीं करते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि केवल शिकायत करने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि हम सबको आगे मिलकर इस संदर्भ में प्रयास करना होगा। केवल और बल्कि से निकाल लिए। कई बार लोग हमेशा शिकायत करते हैं सरकार से, ये है, ये है, ये है। तो केवल शिकायत करने समस्या का समाधान थोड़ी हो जाएगा, हमको भी तो पहल करनी पड़ेगी। जब चुनाव आता है तो जाति धर्म प्रांत के आधार पे लोग आगे बढ़ जाते हैं, बाद में उनके साथ कठिनाई आती है। तो कई बार लोग विशुद्ध अपनी जाति को देखते हैं, अपनी जाति का आदमी करप्ट हो उसको भी चुनाव जिता देंगे, भले ही पता है भ्रष्ट आदमी है। अब बाद में शिकायत करते हैं कि मेरा काम नहीं करता है। अरे आदमी को किसने चुना आपने? तो केवल शिकायत करने समस्या का समाधान थोड़ी होगा, बल्कि आपको आगे बढ़कर खुद भी पहल करनी पड़ेगी, सही काम करना पड़ेगा, तो फिर समस्या का समाधान हो जाएगा। कई बार ऐसी चीजें दिखती हैं जहां आदमी जाति के आधार पर, अपने रिश्तेदारी के आधार पर कि मेरे रिश्तेदार हैं ये तो मेरा ही काम करेंगे, भ्रष्ट लोगों को भी जिता दिया जाता है केवल अपने लाभ को लेकर कि मुझे इस आदमी से लाभ है। बाद में शिकायत करते हैं कि यार ये काम नहीं करता है, तो जिताए तो अपने ही थे। ठीक है, इज इट क्लियर? शब्द को एक याद रखना, इसको भी लिख सकते हो, समुचित दोहन और व्यवस्थित आवंटन। शब्द को नोट करो, समुचित दोहन एवं व्यवस्थित आवंटन। आवंटन अच्छा शब्द है, अच्छे शब्दों का ये समुचित दोहन और व्यवस्थित आवंटन। जैसे मान लो पर्यावरण पे कोई निबंध लिख रहे हो, तो लिख रहे हो पर्यावरणीय संसाधनों का समुचित दोहन और व्यवस्थित आवंटन होना चाहिए। ऐसा होने पर ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समानता, स्वतंत्रता और न्याय की अवधारणा को हम साकारित कर सकते हैं। क्या होना चाहिए? समुचित दोहन, संसाधनों का समुचित दोहन होना चाहिए। समुचित दोहन का मतलब है अंधाधुंध दोहन मत करो प्राकृतिक संपदाओं का। कई बार अंधाधुंध शोषण करते हैं, अवैध खनन हो रहा है, पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है, पहाड़ों को तोड़ चीरा जा रहा है अवैध तरीके से। हम इको फ्रेंडली टेक्निक का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन होना चाहिए, अंधाधुंध दोहन नहीं।
और उसका व्यवस्थित आवंटन होना चाहिए, तो फिर समाज में न्याय की अवधारणा प्रबल होगी। तो शब्द कौन सा इस्तेमाल करोगे? समुचित दोहन और व्यवस्थित आवंटन। समुचित दोहन और व्यवस्थित आवंटन। क्लियर? सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? समुचित दोहन। मान लो अर्थव्यवस्था पे कोई सवाल है, वहां पे भी लिखो। पर्यावरण पे कोई सवाल है, ये भी लिखो। समाज में शांति और व्यवस्था चाहिए, तो तब पर भी लिखो। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन और व्यवस्थित आवंटन होना चाहिए। विकास पे अगर लिख रहे हो तब पर भी इसको लिखो, समुचित दोहन और व्यवस्थित आवंटन। क्लियर? बोलो सारे लोग, क्लियर? इज इट क्लियर? यस। देखो, हो सकता है कि 1.5 घंटे 2 घंटे में एक ही पेज लिखो। एक पेज में जो लिखे हो ना, उसको अपनी भाषा में ढाल लो, उसको यूज करना शुरू करो। जैसे मैंने आज कहा, चेतना जागृत में 20 टाइप का लाइन बनाओ। राजा राम मोहन राय पढ़ो, मिल जाएगा सामाजिक चेतना जागृत की। गांधी पढ़ोगे, राष्ट्रीय चेतना जागृत की। जो छोटा सा आंदोलन था उसको पूरे देश भर में फैला दिया, राष्ट्रीय चेतना जागृत कर दिया, आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया। नहीं तो छोटे छोटे एरिया तक सीमित था आंदोलन। राष्ट्रीय चेतना जागृत की परिणाम स्वरूप हमारा स्वतंत्रता आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया। इसके लिए कौन सी चेतना जागृत की? राष्ट्रीय चेतना। क्लियर? ध्यान रखना। महती आवश्यकता, कितना अच्छा शब्द है, महती आवश्यकता। शब्द लिखो आप, प्रयास करना। महती मतलब विशेष आवश्यकता, ज्यादा आवश्यकता। नोट कर लिया महती आवश्यकता? महती आवश्यकता पे क्या लाइन बना सकते हो? कई लाइन बना सकते हैं, सोचो एक बार की। आज इस बात की महती, आज इस बात की, ऐसे लिख सकते हो, आज इस बात की महती आवश्यकता है कि हम केवल पर्यावरण के संदर्भ में चिंता ही व्यक्त न करें, बल्कि आगे बढ़कर मिलजुल कर एक इसके संरक्षण में भागीदार होते हुए कदम बढ़ाएं। आज इस बात की महती आवश्यकता है। भारत के लिए आज इस बात की महती आवश्यकता है, इस बात की महती आवश्यकता है कि जो जीवाश्म ईंधन है उनके उपयोग को कम किया जाए और ग्रीन हाइड्रोजन को, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए। आज इस बात की महती आवश्यकता है, ताकि पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न होने वाले संकट का समय से निपटारा किया जा सके। आज इस बात की महती आवश्यकता है। जैसे जनसंख्या में हम नंबर 1 हो गए हैं, हम लिख सकते हैं आज इस भारत वर्तमान में विश्व का जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या बाहुल्य वाला देश हो गया है। ऐसी स्थिति में आज इस बात की महती आवश्यकता है कि हम जनसंख्या में कौशल विकास करें। जब तक कौशल विकास नहीं होगा, तब तक एक सुखी, समृद्ध, सामंजस्यपूर्ण भारत का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। हमने यहां से वहां से कनेक्ट करते हुए लाइन बना दिया। जनसंख्या वरदान भी हो सकती है, अभिशाप भी हो सकती है। कई देश जनसंख्या के संकट से गुजर रहे हैं। आज इस बात की महती आवश्यकता है कि यदि समय रहते हमने अपनी जनसंख्या में कौशल विकास कर लिया, तो फिर यह जनसंख्या भारत के लिए बोझ न होकर वरदान साबित होगी। विश्व के बहुत सारे देश जनसंख्या की कमी से परेशान हैं। उनको कुशल कामगार चाहिए, अच्छे काम करने वाले लोग चाहिए। समझो भारत के पास कितनी अपॉर्चुनिटी है।
कम पड़ जाएंगे लोग। इतना विश्व में डिमांड है, कई जगहों पे, जापान में कोई बात करने वाला नहीं है वृद्ध लोगों से। लोग हायर कर रहे हैं कि जो बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं तो उनसे कोई बात करने वाला आदमी चाहिए। अकेलापन व्यापक स्तर पे है। खोज रहे हैं कि कोई अच्छे से बात करने वाला मिल जाए। तो कई लोगों को बात ही करना ठीक से सिखा दें, उनको भी नौकरी मिल जाएगी। बात तो ठीक से कर ले, कन्विंस कर ले, थोड़ा केयरिंग कुछ उनको कोर्स करा दें और ठीक ठीक उनको पेमेंट मिल सकता है। काम, अच्छा काम करने वाले की तो कमी है। कई सारी कंपनियां बोलती हैं कि आते तो लोग हैं परंतु जानता कुछ नहीं है, डिग्री लिए हुए। तो केवल डिग्री से थोड़ी काम मिल जाएगा। एक काम सीख लो तो अच्छे काम करने वाले लोगों की सख्त कमी है। वो खाली नहीं बैठा हुआ है, जिसमें कौशल है वो खाली नहीं बैठा हुआ है। दिल्ली जैसे शहर में तो आपको ये काम बिजली मिस्त्री को बुला लो, पता कि 2 दिन के बाद टाइम देगा। अच्छा जानता है तो आसानी से, ऐसा नहीं कि बोलो और शॉर्ट नोटिस पे आ जाए। ठीक ठीक व्यस्तता है, कौशल विकास। और गांधी यही तो चाहते थे कि पढ़ाई के साथ साथ लोगों में कुछ ऐसी चीजें सिखा दी जाए ताकि वो आजीविका के लिए किसी के ऊपर निर्भर न रहे। नई शिक्षा पद्धति में हम सिखाएंगे, डिग्री भी लो और कुछ कुछ करना सीख भी जाओ ताकि किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। वो अमेरिका, कई सारे विकसित देशों में तो बेरोजगारी भत्ता इतना दिया जाता है कि वो भारत जैसे देशों में ठीक से घूम कर वापस आ जाता है। भारत में बेरोजगारी भत्ता भी कम है, वहां डॉलर में मिलता है, और जितना डॉलर में मिल जाता है उतने में तो वो वर्ल्ड को घूम लेता है। तो कई लोगों को देखोगे फुल टाइम घूमते रहते हैं, पूछोगे करते क्या हो, कहता कुछ नहीं करते हैं। कई बार आपको कभी कभी ऐसी जगहों पे जाओगे तो कुछ लोग मिल जाएंगे, तो सोच में आदमी डूब जाता है करता क्या है, महीनों से एक जगह टिका हुआ है। तो वो भत्ता इतना मिल रहा है, उसी में काम करते हैं। गांधी जी कहा करते थे कि धरती पर सभी प्राणियों के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध है, संसाधनों का गलत दोहन धरती के सभी जीवों के लिए घातक सिद्ध होगा। बिल्कुल सही लिख सकते हो। गांधी जी ये भी कहते थे कि प्रकृति सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है परंतु किसी के लोभ की नहीं। लाइन लिख लोगे, आपने जो लाइन लिखा इसी के साथ जोड़ देना उसको भी। अच्छा लाइन लिख रहे हो। ठीक है, ऐसे लिखते लिखते ना आपकी कलम चलाने की शैली डेवलप हो जाएगी। आप अच्छे से लिख लोगे, प्रभावी तरीके से लिख लोगे। प्रतिदिन प्रयास करो कि हाफ एन आवर फ्री हैंड लिखने की का प्रयास करो। जब भी किसी को ध्यान रखना, लाइफ में ध्यान रखना, जब भी कोई अच्छी किताब पढ़ो या अच्छे लोगों को सुनो तो सुनने के बाद जरूर मनन करो। मनन, उस पर थोड़ा विचार विमर्श करो। मान लो आपने किसी को सुना, आपने बहुत अच्छे व्यक्ति को सुन लिया, सुना, सुनते वक्त ताली भी बजा देते हैं कि खूब ताली बजाते हैं, क्या मजा आ गया, क्या बोला इसने। 1 घंटे के बाद पूछा जाए क्या बोला था उसने, एक भी लाइन याद नहीं है। 2 दिन के बाद साफ हो गया दिमाग से। सुनते वक्त तो बहुत अच्छा लगा। ज्यादातर लोग तो यही काम करते हैं। आप अच्छी किताब पढ़ रहे हो तो उसमें से ग्रहण करो, उसको एक जगह इकट्ठा करो। यार ये लाइन तो बड़ा जानदार लाइन, इसको मैं अपनी भाषा में डालूंगा। ये शब्द बड़ा सटीक शब्द है, इसको खींच लेते हैं। धीरे धीरे आपकी अपना जो संदर्भ है ना बहुत ही मजबूत हो जाएगा। प्रयास करना पड़ेगा, रटने से नहीं सुधरने वाला है। ध्यान दे लेना। अब देखो, ये आरिफ वो लिख रहे हैं, जब आधी रात में महिलाएं स्वतंत्र रूप से घूम सकेंगी तब हम मानेंगे कि
भारत में स्वतंत्रता आ गई, ऐसे लाइन मत लिखना, इमोशनल होके मत लिखना। आधी रात में खुद घूमोगे तो तुम्हें भी दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना। कई शहरों में आधी रात को लोग घूमते हैं, तो आधी रात में क्यों घूमने पे तुले हुए हो? आरिफ लिख रहे, कितना इमोशनल होकर लिख रहा है। स्वतंत्रता तब होगी जब महिलाएं आधी रात को घूम के वापस आ जाए। ऐसा भी आदर्शवादी सोच मत रखो। इस टाइप से ये आदर्शवादी थोड़ा रेडिकलाइज्ड ये थॉट है, मत करो ऐसा लाइन। सामने वाला भड़क सकता है कि आधी रात को महिलाओं को फ्रीडम दो कि आप जाके घूमो, आप यही पता लगाने के लिए स्वतंत्रता है कि नहीं है। तो अब व्यर्थ में जान क्यों दांव पे लगाने पे तुले हो? जरूरत है तो व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, परंतु भारत ऐसी स्थिति नहीं है कि हर एक नुक्कड़ पे, चौराहे पे, गली गली पे आप पुलिस की व्यवस्था कर दो, इतना संभव नहीं है। तो कठिनाई को क्यों निमंत्रण देने पे तुले हुए हो? पीछे नीचे लिख रहा है आधी रात को सब रेस्ट करते हैं, और आधी रात में महिलाओं को कहने कि भाई घूम के आओ, तब मान लेंगे कि देश में स्वतंत्रता है कि नहीं है। ऐसा नहीं, लाइन नहीं लिखना है, कभी मत लिखो। अरे गांधी जी ने बोला है तो गांधी जी की सारी बातों को मत करो। गांधी जी ने बोला था बुरा मत देखो, देखते हो कि नहीं देखते हो? गांधी जी बुरा मत सुनो, खूब सुनते हैं लोग। गांधी जी ने कहा है अगर कोई एक चटाका मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर दो। कई सारी बातें गांधी जी के बारे में ऐसी चीजें आ जाती है कि ऐसा कहा है। तो आज की दुनिया ऐसी है ना, इतना भी लिबरल बनोगे, एक कोई एक तमाचा मार रहा है तो दूसरा गाल कर देते हैं, तो आज की दुनिया दूसरे गाल पे और जोर से तमाचा मारेगी, ये समझ लेना आप। जहां जरूरत हो गांधी को फॉलो करेंगे ना, हर एक जगह पे करना कठिनाई पैदा कर लोगे। ध्यान रखना, गांधी को हर एक जगह फॉलो करने में, बात करना बहुत अच्छी बात है गांधी के बारे में, पर चाहोगे कि हर एक संदर्भ में गांधी को फॉलो कर लें, आसान काम थोड़ी है। गांधी खुद ही सत्य और अहिंसा पे चलते रहे और हृदय परिवर्तन कराते रहे। वास्तव में अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन करा पाए क्या? तो अपने तो करा नहीं पाए, हम और आप कैसे करा लोगे? उस टाइप का टेम्परामेंट डेवलप करना आसान नहीं है। गांधी टाइप का आदमी चाहिए, और हम लोग गांधी टाइप के आदमी थोड़े ही है। और गांधी भी अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन नहीं करा पाए थे, ये ध्यान रखना। वो तो परिस्थितियां ऐसी बन गई, उनको छोड़ने के अलावा विकल्प नहीं था। ऐसा करना कि हृदय परिवर्तन करा दिया, ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ था बुद्ध का, जब उनके जीवन में 4 घटनाएं घटी। हृदय परिवर्तन, घर द्वार छोड़ के निकल पड़े, हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन होता है कभी कभी, जब जीवन में ठोकर लगती है किसी को, तो हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, पीछे एक इमोशनल होकर लिख रहे हैं, भारती लिख रहे हैं, नाइट घूमने के लिए नहीं होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई बात नहीं, इतना इमोशनल होकर मत जवाब दो। आरिफ भी लिख रहे हैं एक तरफा, आप भी लिख रहे हो एक तरफा। जरूरत अगर पड़ी तो रात को भी मूवमेंट होना चाहिए। बड़े शहरों में नाइट लाइफ भी बड़ा थोड़ा अलग टाइप का होता है, नाइट लाइफ उसको बोलते हैं, तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, उतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। अब संस्कृत में कौन लिखता है, यम महती आवश्यकता वर्तते यत एकः देशे अपनेन देशेन स निर्मलेन हृदयेन बंधुता व्यवहारम कुर्यात्। ये कौन है जरा देखो तो, ये नाम कौन है? ये इस संस्कृत में लिख रहा है ऊपर में, अंशुमन। अंशुमन संस्कृत में मत लिखो। कई बार जहां आवश्यकता नहीं है वहां ऐसी बातें बोलते हैं, लगता है कि मेरा प्रभाव बढ़ जाएगा, तो मेरे सामने कम से कम ऐसा काम मत करो। जो इसकी आवश्यकता नहीं है वहां संस्कृत में लिखकर दिखाने से मैं प्रभावित हो जाऊं कि आप ज्ञानी आदमी हो, ज्ञान का सदुपयोग करो सही समय पे, सही जगह पे। यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। संस्कृत ऑप्शनल है तो संस्कृत ऑप्शनल बनाए रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यार संस्कृत लिख के मत लिखो। इस टाइप का लाइन एग्जामिनेशन हॉल में मत लिखना कि संस्कृत में ही लाइन लिखना शुरू करेंगे। तो कितना लिखा है इसने, इयम महती आवश्यकता वर्तते यत एकः देशः
अपरेण देशेन स निर्मलेन हृदयेन बंधुत्य व्यवहारम कुर्यात्। संस्कृत लिख रहा है। कई सारे लोग ना माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, आसपास थोड़ा माहौल बने। ये उसी टाइप का आदमी, उसी टाइप का इनका टेम्परामेंट होगा। ये कॉलेज में भी जाता होगा तो माहौल बनाता होगा अगल बगल में, कि 4 लाइन संस्कृत बोलो, 2 लाइन अंग्रेजी बोलो, आसपास वाले कहते हैं बड़ा ज्ञानी आदमी है। माहौल बनता है। कई लोग काम ही माहौल बनाने के लिए करते हैं, जहां आवश्यकता नहीं है वहां पे वो चीज का काम कर डालते हैं। ठीक है, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित हो, वो ठीक है, जो जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। ये सही है, करेक्ट है आरिफ। ठीक है, आगे बोलते हैं। इज इट क्लियर? बोलो क्लियर। मैंने कहा इस बात की महती आवश्यकता है, आज इस बात की महती आवश्यकता है, आज इस बात की महती आवश्यकता है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध को को ठीक से नियंत्रित किया जाए, रोका जाए। जब तक महिलाओं की देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी को हम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण नहीं हो सकता। हम इस बात की महती आवश्यकता इससे जोड़कर कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। देखो, आज इस बात की महती आवश्यकता है कि हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। उल्लेखनीय है कि भारत ऐसे देशों से घिरा हुआ है जिनका अतीत और जिनकी नीयत ठीक नहीं है। पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, नीयत भी ठीक नहीं है। भारत ऐसे देशों के साथ घिरा हुआ है जिनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, नीयत भी ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में आज इस बात की महती आवश्यकता है कि हम रक्षा क्षेत्र में स्वयं को आत्मनिर्भर बनाएं। दूसरे देशों का मुंह ताकने से, अपेक्षा पालने से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसीलिए हमने मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। आज इस बात की महती आवश्यकता है कि रक्षा क्षेत्र में हम ऐसा काम करें। आज इस बात की महती आवश्यकता है कि अर्थव्यवस्था में हम लगातार अच्छा काम करके तृतीय अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो जाएं। चीन में अर्थव्यवस्था की स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक होती जा रही है। ऐसी स्थिति में भारत इसका फायदा उठा सकता है। आज इस बात की महती आवश्यकता है कि हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में त्वरित और प्रभावी कदम उठाएं, ताकि अवसरों का लाभ उठाया जा सके, अवसरों का लाभ उठाया जा सके, भारत को आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जा सके। आज इस बात की महती आवश्यकता है। तो हम कहां से, किधर से, किसको जोड़ लेंगे, केवल शब्द याद है, महती आवश्यकता है। 3 लाइन का हम पैराग्राफ निकाल देंगे, 4 लाइन का लाइन निकाल देंगे। इज इट क्लियर? कर लोगे? पहले बोलो, सारे लोग कर लोगे? सारे लोग लिख के बताओ। ओके, क्लियर। देखो, हमने पीछे भी केवल और बल्कि पे बोला था, केवल कानून के होने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि उन कानूनों का त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। हम ऐसी चीजें लिख सकते हैं। क्लियर? सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? जो मैं लाइन बोलूं उसको फिर से दोबारा सुनना, थोड़ा लिखने का प्रयास करना, 4 लाइन अपने तरीके से लिखो उसमें। और एक बार रफ टाइप से लिख लोगे ना, बाद में सब हटा देना, आपका अपने आप एक अलग लेवल चला जाएगा। अब लिख रहा है कि देखो क्या लाइन है, कौन है ये लिख रहा है? सर, मम्मी खाना खाने को बुला रही है, पढ़े या खाना खाएं। आप बोल दे ताकि मेरी मम्मी समझ जाए। देखो कितना बच्चा है ये। अभी मम्मी खाना खाने को बुला रही है।
तो उनका मातृ प्रेम ममत्व जागृत हो गया है कि बेटा बहुत घंटे से पढ़ रहा है। मम्मी को क्या पता होगा कि बेटा पढ़ने से पहले मोबाइल देख रहा था कई घंटे तक, पढ़ना तो अभी शुरू किया है 1 घंटे से। कितना इनोसेंट टाइप में लिख रहा है कि मम्मी खाना खाने के लिए बुला रही है। अब तुमने ऐसी बात बोल दी, कई लोगों को भूख लग जाएगी इसी में ही, वो लोग अपनी मम्मी से शिकायत करेंगे। कितना इनोसेंट बच्चा होगा ये अभी, ये 18-19 साल का अबोध अभी बच्चा होगा, अभी उतरा है। उनको बोलो कि पहले पढ़ लेने दो, भूख को और ज्यादा जागृत हो जाने दो, फिर जाके खाना खा लेना। उनका मातृ प्रेम अलग है, परंतु आपका जो अपना कर्तव्य है वो भी ठीक से कर लो। अगर आप मना करोगे ना कि पढ़ के आ रहे हैं, तो वो ज्यादा खुश होंगी कि बेटा मेरा पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। हो सकता है तुम्हारा परीक्षण कर रही हो कि पढ़ाई छोड़ के भाग तो नहीं रहा है। तो आप थोड़ा उनको समझाओ, उनको भीतर से खुशी होगी कि मेरा बेटा मन लगा के पढ़ता है। खाने के लिए बुलाती हूं तब पर भी नहीं आता है, अन्य सारे लोगों को भूख लग जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो, एक लिख रहा है रील देख रहा था पहले तो उनको क्या पता हुआ कितने देर से पढ़ रहा है। अभी तो 1 घंटे की क्लास हुई है, कितने देर की हुई है? लगभग 1.25 घंटे की क्लास हुई है अभी तो। जल्दी छोड़ देंगे, 15 मिनट पहले छोड़ देंगे। अब तुमने जो बोल दिया भूख लगी, तो कई लोगों को भूख लग गई होगी। ठीक है, तो अब मम्मी और पापा से थोड़े ऊपर उठ जाओ, मम्मी पापा का ख्याल रखो। बट अब आप एक स्तर के बाद ना, आदमी खुद ही अपनी समस्याओं को, अपने कर्मों को निर्धारित करता है। एक अवस्था तक बच्चा एकदम 100% मम्मी और पापा के अनुसार करता है, बाद में वो विरोध भी निकालता है। जब उसकी अपनी चेतना जागृत होती है कि मैं भी हूं, तो फिर तो वो करता है आप बोलोगे ये तो मैं करूंगा, ये तो विरोध के विस्वर उभरने लगते हैं। ठीक है, बोल रहा है टाइम थोड़ा चेंज कर दो, टाइम थोड़ा सा। तो कभी कभी चेंज हो जाता है, 6:15 के बदले या 6:20 में शुरू हुआ था, 22 में शुरू हुआ था, 5-6 मिनट का टाइम चेंज था आज। कल से फिर से चेंज कर देंगे, 6:15 में आ जाएंगे। देखो तुम्हारी बात तो सही हो गई है। क्लियर? अब देखो लास्ट में लिखो, निबंध में हम उपसंहार कैसे लिखेंगे। एक पे छोड़ देना। हमने सबसे पहले लिखा था आरंभ कैसे करेंगे। आरंभ में मान लो हमने 1-1.5 पेज लिखा होगा, मुश्किल से 1 से 1.5 पेज लिखा होगा, 2 पेज लिखा होगा। फिर मध्य भाग में 1-2 पेज हुआ, तो जहां मध्य भाग खत्म हो रहा वहां 1 पेज फिर छोड़ दो। फिर अब नीचे लिखोगे उपसंहार कैसे लिखे। इसमें भी हो सकता है 1-2 पेज लिखे। और जब ये तीनों कर लेंगे, फिर आईएएस का निबंध उठाएंगे। फिर हम देखेंगे इसका भूमिका कैसे लिखेंगे। खूब पहले भूमिका देख लेंगे, फिर मध्य भाग पे जाएंगे, फिर निष्कर्ष पे जाएंगे। क्लियर? बोलो पहले सारे लोग क्लियर। देखो निबंध का कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, इस पे अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट लिखो आप, निबंध का जो निष्कर्ष है, जो उपसंहार करते हैं, जो एंडिंग है, अंत कैसे करोगे? भविष्य उन्मुखी हो। लिखो आप, भविष्य उन्मुखी, संदेश उन्मुखी हो। एक एक शब्द में बहुत सारी बातें निहित हैं। मैसेज ओरिएंटेड हो, फ्यूचर ओरिएंटेड हो, आशावादी दृष्टिकोण के साथ लिखो, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हो, आशावादी दृष्टिकोण के साथ लिखो। अपने स्टेटमेंट को लास्ट में आप गागे गी में लिख सकते हो। गागे गी, समझो, गागे गी में लिखना है, कई लोगों को तनाव पैदा हो जाए, गागे गी क्या होता है। चाहिए में लिखो। गागे गी का मतलब है, हम लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं, हमें ऐसा करना होगा या हमें ऐसा करना चाहिए।
हम सबको मिलकर ऐसा करना होगा, तभी हम पर्यावरणीय समस्या का निदान कर सकते हैं। हमें इस समस्या के निदान के लिए त्रिस्तरीय द्विस्तरीय रणनीति बनानी चाहिए या बनाना होगा। अगर आप चाहिए में लिख रहे हो, गागे में लिख रहे हो, तो इसका मतलब आप फ्यूचर ओरिएंटेड जा रहे हो या आदर्श उन्मुखी स्टेटमेंट दे रहे हो। शब्द की बारीकियों को ध्यान देना। गा गे गी में लिखो, पास्ट में मत जाओ, था थे थी में मत लिखो, बीच में लिख सकते हो, लास्ट में नहीं। लास्ट में तो गा गे गी, हमें ऐसा करना होगा, मैं ऐसा करूंगी, हम लोगों को ऐसा करना पड़ेगा, हमें ऐसा करना चाहिए, हम सबको मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाना होगा, तभी जाकर इस समस्या का समाधान हो सकता है। बढ़ाना होगा गा, या हम सब मिलकर ऐसा, अगर हमें ऐसा, हम सबको मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तभी एक सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण हो सकेगा। तो गागे गी में चाहिए में स्टेटमेंट लिखो, टीचर की नजर पड़ेगी और उसको समझ में आ जाएगा कि आपने निबंध का राइट वे में आप कंक्लूड कर रहे हो। सटीक तरीका, गागे गी, सारा निबंध एक तरफ और आपका कंक्लूजन दूसरी दिशा में जा सकता है, मामला बिगड़ सकता है। ध्यान देना, नोट करोगे। हम किसी कविता से, दोहे से खत्म कर सकते हैं, किसी कोई अच्छी सी लोकोक्ति हो, मुक्तक हो, तो हम उससे खत्म कर सकते हैं। हम लास्ट में कुछ मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कर सकते हैं, कर्तव्य जो किया जाना चाहिए, कर्तव्य का उल्लेख कर सकते हैं। ध्यान देना, आप स्वयं से जोड़ते हुए लिख सकते हो, स्वयं को जोड़ते हुए, स्वयं को जोड़ सकते हो कि हमें केवल दूसरे की आलोचना करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि हम सबको मिलकर, हम युवाओं को भी इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। कौन सा निबंध लिख रहे हो अलग बात है, अभी निबंध को तो मैंने दिया नहीं, मैं तो बता रहा हूं लिखते वक्त चाहिए में लिखो, गागे गी में लिखने का प्रयास करो, फ्यूचर ओरिएंटेड हो, मैसेज ओरिएंटेड हो, आशावाद हो। मान लो पर्यावरण प्रदूषण है, यह समस्या बहुत भीषण समस्या है, भ्रष्टाचार है, भीषण समस्या है, बड़ी समस्या है, उभरती सांप्रदायिकता, मगर लास्ट में आप आशावाद दिखाओ कि हम इसे खत्म कर देंगे, अगर हम सब लोग ऐसा करेंगे तो इस समस्या का निदान हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप निराशावाद में चले जाओ कि पर्यावरण को तो अब कोई बचा नहीं सकता है, एक साइड में युद्ध हो रहे हैं, दूसरे साइड में प्राकृतिक आपदा का दोहन हो रहा है, हर एक साल जंगल जल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब इस प्रकृति ही ईश्वर ही बचाएगा। इसका मतलब आप आशावाद में नहीं, निराशावाद में खत्म कर रहे हो। कितनी भी भीषण समस्या हो, आशावादी दृष्टिकोण दिखाओ लास्ट में। यदि हम सब लोग मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करेंगे तो निस्संदेह हम इसको नियंत्रित कर लेंगे हम सब लोग मिलकर। तो एक आशावादी दृष्टिकोण दिखा दे, पॉजिटिव अप्रोच, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, पेसिमिस्टिक नहीं। अंत बहुत अच्छे से करो। टीचर आपके अंतिम लिखे गए 7-8 लाइन को जरूर एक एक लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे कि अंत कैसे कर रहे हो, अंत प्रभावी रहे। कई बार कहा जाता है अंत भला तो सब भला। आपने अंत में जाके गलबली की और टीचर की नजर पड़ गई, फिर रगड़ेगा आपको। आपने ओवरऑल ठीक लिखा और लास्ट में जाके अनाप शनाप लिख दिया, पता नहीं कैसे कंक्लूड किया जाता है, फिर तो कठिनाई। कई लोग अंत में जाके एकदम ना डूबने वाली स्थिति पैदा कर लेते, तूफान से निकल जाते हैं, है ना। एक वो किसी का शायर है, इन कश्तियों का क्या है, हमेशा यही हुआ है, तूफान से निकलकर साहिल पे डूब जाते हैं। मतलब खूब विपत्ति आई तो उससे बच गए, तो किनारा लगने वाला था, किनारे पे ही डूब गए। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है।
एक से कठिनाइयों को झेल जाते हैं, बड़ी बड़ी कठिनाइयों का निपटारा कर लेते हैं और छोटी सी चीज उनको खत्म कर देती है। इन कश्तियों का क्या है, हमेशा यही हुआ है, तूफान से निकलकर साहिल पे डूब जाते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसा चीज कर सकते हैं। बिल्कुल, एंट्री भी बेस्ट हो और एग्जिट भी बेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही। किसने लिखा ये? कौन है ये? अभिमन्यु है। बिल्कुल सही। एंट्री भी ठीक हो, एग्जिट भी सही हो। और ये दोनों चीजें जो है ना, आपका आरंभ, टीचर एक एक शब्द को पढ़ेगा आपका, जो आपको आपके कॉपी को मूल्यांकन करेंगे जो लोग भी, आप ही को कोई कॉपी दे दी जाए ना, 50 कॉपी दे दूं मैं एक ही टॉपिक पे, आप जरूर सबकी कॉपी को पहला पैराग्राफ और लास्ट वाला जरूर देखो, क्या है, कैसे एंडिंग कर रहा है। बीच में हो सकता है आपकी रफ्तार बढ़ जाए, किसी कॉपी को बीच में पढ़ने में आप 20 मिनट लगाओ, 30 मिनट लगाओ, कभी कभी हो सकता है 15 मिनट में निपटा दो, कभी कभी हो सकता है एक नजर देख लिए, सरसरी निगाह से देखते चले गए, यस ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने एंडिंग अच्छी की, आपने शुरुआत बहुत अच्छे से, उस पर अलग से आपने वर्क कर रखा है और अंत पे वर्क कर रखा है, और बीच में टीचर को कहीं पे महती आवश्यकता, कहीं सुखी समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण, कहीं पे साधन शब्द दिख रहा है, कहीं पे साध्य दिख रहा है, कहीं पे गुणात्मक, कहीं पे मात्रात्मक, कहीं पे आशावादी, समन्वयवादी, साधन, साध्य, कई टाइप के शब्द, भांति भांति के शब्द दिख रहे हैं जो अत्यंत प्रभावपूर्ण शब्द हैं। आपने पूरा शब्दों का जाल, बीच में कविता, कहानी, दोहे, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, तुलसीदास जी का कहीं कहीं पे आप डाल रहे हो, मैथिली शरण गुप्त का, कहीं रामधारी सिंह दिनकर का, कहीं किसी शायर का, तो पूरा एकदम प्रवाहपूर्ण तरीके से सामने वाला पढ़े भी और आनंद भी ले। क्या लिखा इसने? फिर नंबर क्यों नहीं देगा आपको? मिलना है नंबर तो लिया जाता है, आप ठीक से करो तो। देखो आप सारे लोग ध्यान रखना, 250 नंबर है। मैं बार बार बोलता हूं कितना महत्वपूर्ण यह पाठ है। निबंध को ठीक से अगर आप पढ़ते हो ना, आपकी शैली, भाषा शैली, लेखन शैली सुधर जाती है। यहां पढ़ोगे, लाभ आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर सब जगह मिलेगा। निबंध की तैयारी ठीक से कर लोगे तो इसका लाभ कई जगहों पर है। आपकी लेखन शैली सुधर जाएगी, आप ज्यादा प्रभावपूर्ण तरीके से लिखोगे। लोगों ने इसको उपेक्षित कर रखा है, क्योंकि निबंध से तो आईएएस का बैच नहीं बनता है ना, इतिहास पढ़ने से बनेगा। 6 महीना 7 महीने, लोगों ने 2,80,000 वाले में चले जाओ। कहां है 2,80,000? मुझे नहीं पता है। जहां 2,80,000, 3,80,000 है, डिफरेंट 20 टाइप का तो पैकेज है। कौन सा पैकेज लेना है ये तो डिसाइड वहां जो बैठे हुए लोग वो डिसाइड करेंगे, आप थोड़ी डिसाइड करोगे। कॉम्बो पैक लेना है, कौन सा पैक लोगे? ये इतने स्मार्ट लोग यहां बैठे हुए हैं, आपको बैठे बैठे आईएएस बना देंगे। फिर आपको लगता है मैंने कॉम्बो पैक लिया है, एक के साथ एक फ्री ले लिया है। 2,80,000, 90,000, 3,00,000, 3,20,000। कई लोग तो 4 लाख दे देते हैं कि नहीं, इंटरव्यू भी आप ही के पास करना है। भले ही जिंदगी में इंटरव्यू देने की आवश्यकता उनको पड़े या ना पड़े, इंटरव्यू का भी पेमेंट पहले दिन ही कर देते हैं। इतना अच्छे से ख्वाब दिखाया जाता है। तो इंटरव्यू की भी तैयारी का अभी से प्लान कर लेते हैं कि नहीं, यही इंटरव्यू देना है, मुझे कहीं जाना नहीं है। तो फिर उनको समय फिर इलाज करता है, हम और आप इलाज नहीं करेंगे। अंडरलाइन नहीं करना चाहिए। आप जीएस में अंडरलाइन कर सकते हो। लास्ट लाइन कौन लिख रहे हैं? राजन जीएस में अंडरलाइन करो, निबंध में मत करो। निबंध में डायग्राम, चार्ट आदि बनाने से अवॉइड किया जाता है। परंपरागत तौर पे यही चीजें अभी तक चलती रही हैं, ठीक है, मगर और सब जगहों पे कर सकते हो। लाल पीले हरे कलर में नहीं तो उस पे भी इंस्ट्रक्शन है, नंबर डिडक्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा। 4 टाइप का पेन से राजस्थान जो आरएस देते हैं वो लोग
पीले से भी अंडरलाइन करते हैं, लाल ब्लैक से लिखेंगे, ब्लू से, अलग अलग कलर से अंडरलाइन करते हैं, हाइलाइटर लोग लेके चले जाते हैं, यहां मत करना। लगभग एक निबंध में कितने पेज लिखने पड़ेंगे? पेज नहीं, कितने शब्द पूछो। आप इतना बड़ा बड़ा शब्द लिखोगे तो कम ही लिख पाओगे ना एक पेज में। यूपीएससी बोल रही 1000 से 1200, आज ही लगता ही आया है। हमने पहले बता दिया है कितने शब्द लिखने हैं, उतने शब्द को लिखोगे, ज्यादा माथापच्ची नहीं करोगे। क्योंकि वो जो अभिमन्यु थे, वो जिनकी मम्मी याद कर रही है खाना बनाने के लिए, कौन था वो? अंशुमान था वो। तो अंशुमान जाके पहले खाना खा लो, मम्मी बुला रही हैं तो। बच्चा है, बालक है, अभी अबोध है, और बोलना कि आज पढ़ाई हो गई है, जब पढ़ें तो उस समय आप खाने के लिए मत बोलें। समझा दोगे तो उनको अच्छा लगेगा, भीतर से वो प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं कि इधर पढ़ रहे हो और उधर से आवाज आ रही है कि आके खाना खा लो। अब मम्मी बोल रही है तब तो तुम्हें थोड़ा पूछने की नौबत आ गई, कोई और पूछता तो उठ के बिना पूछे चल देते, इतने तो होशियार हो ही। हमारे पास इमोशनल कार्ड खेल रहा है कि मम्मी बुला रही हैं, और अभी कहीं से और कॉल हो जाएगा तो छोड़ के चल जाके पहले बात ही करके आएगा। तो ये है भी होशियार। हो सकता है इमोशनल कार्ड मेरे सामने खेला हो कि मम्मी बुला रही हैं, आप बोलेंगे तो जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं जाएंगे। इतना आज्ञाकारी मत बनो। इतने आज्ञाकारी बनोगे तो कब कौन सा व्यक्ति शोषण कर लेगा, ये ठीक बात नहीं है। थोड़ा सा अब परिपक्व हो गए हो, अब बचपना खत्म हो गया है, मतलब टीनेज से क्रॉस कर गए होगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो फिर थोड़ा अपना विवेक का भी इस्तेमाल करो, जो आवश्यक है, जो आपका कर्तव्य है उसका पालन करो, ठीक है। अंशुमान बोल रहा मैंने नहीं कहा है, अभिमन्यु था सर, कोई बात नहीं, दिल पे मत लो। अब अंशुमान लिख रहे हैं कि मैंने नहीं कहा था कि मम्मी बुला रही है खाना खाने के लिए। अरे बुला रही होंगी, अब जाके खाना खा लो, ठीक है। जाके सारे लोग खाना खा लो, जिनको मम्मी के हाथ का खाना मिल जाए उससे ज्यादा और क्या उत्तम काम हो सकता है। और तुलनीय काम है, और तुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। कोई उतना प्रेम से खाना खिला ही नहीं सकता है जिंदगी में, चाहे जितना पैसा दे दोगे। निस्वार्थ असीम प्रेम, आपको खाना खाते हुए देख कर उनको आनंद की अनुभूति होगी, तो जाके आनंद, उनको आनंद लेने दो, बैठ के खाना खाओ। थैंक यू। शेष पक्षों को कल देखेंगे।